Controversy that came to the fore after OSD to the former Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, came out and made some allegations about the phone tapping case as far as Rajasthan went. Remember, 4 years ago, in 2020, there were some audio clips that went viral, which were allegedly out of phone tapping that was illegally done by the state government back then and then were leaked to the media. Lokesh Sharma, the former OSD to former Chief Minister Ashok Gehlot, now joins us on this broadcast. Lokesh Sharma ji, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. 4 साल पुरानी बात है ये, जब ये ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए थे. आपने कुछ अपने प्रेस वार्तालाप में कल कहा कि अशोक गहलोत के कहने पर उन्होंने आपको बुलाया, उन्होंने आपको एक पेन ड्राइव दी और कहा कि ये ऑडियो अपने पास रखिए और इसको लीक कर दीजिए मीडिया में. आप जरा विस्तार में बता सकते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था? लीक करने के लिए नहीं, मुझे तो सीधे तौर पर निर्देश दिए गए थे कि ये आप मीडिया को सर्कुलेट कर दीजिए. देखिए, ये घटना है 16 जुलाई 2020 की, जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ था. सचिन पायलट जी अपने कुछ विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे और यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया था कि राजस्थान में सरकार गिर जाएगी क्योंकि ये अल्पमत में आ गई है. कुछ विधायक उनके साथ चले गए. इस तरीके का एक माहौल बन गया था और ये लग रहा था कि अगर कुछ हुआ नहीं तो सरकार जा सकती है. और उसी षड्यंत्र के तहत अशोक गहलोत ने इन सभी लोगों के फोन्स को इंटरसेप्ट करवाया, उनको टेप करवाया, ताकि ये पता लगे कि कौन कहां किससे किस तरीके की बात कर रहा है. सबको सर्विलांस पे लिया हुआ था और मुझे लगता है कि किसी एक रिकॉर्डिंग में ये जिस तरीके की घटना हुई या जो बातचीत थी कि पैसों को लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त की जाएगी और सरकार को गिराने का काम किया जाएगा, वो किसी एक वार्तालाप में उनको लगा होगा. तो वही जो ऑडियो क्लिप्स थी, मुझे पास पर बुलाकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेन ड्राइव के जरिए मुझे दी और ये कहा कि आप इसे इमीडिएटली पूरे मीडिया को सर्कुलेट कर दो. अब चूंकि मैं उनके ओएसडी के रूप में अपना काम कर रहा था, ये मेरी ड्यूटी में शामिल था कि वो मुझे जो भी डायरेक्शन देंगे, जो मुझे निर्देश देंगे, मुझे उनकी पालना करनी है. मैं कौन होता हूं उनसे ये पूछने वाला कि इस पेन ड्राइव में आपने मुझे दिया क्या है, क्योंकि मैं मीडिया देखता हूं. जो भी मुझे कहा जाता है कि आज मीडिया को मैनेज करना है, आपको ये शब्द मीडिया को बोलने हैं, ये हेडलाइन चलवानी है, तो मैंने हमेशा जो भी मुझे कहा गया, जो डायरेक्शंस दिए गए, उनको फॉलो. शर्मा जी, आपके फ्रेम के साथ कोई दिक्कत आ रही है. विल ट्राई एंड फिक्स दैट. आप बता रहे थे कि आपको एक पेन ड्राइव दी गई थी चीफ मिनिस्टर ने, उसके अंदर क्या था आपको उसकी कोई जानकारी नहीं थी. उसके बाद क्या हुआ? वो पेन ड्राइव मैंने सर्कुलेट कर दी मीडिया में और मीडिया में खबरें आई बड़ी बड़ी कि भी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट मिलके बीजेपी के साथ मिलके सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं. इस तरीके की बड़ी बड़ी खबरें आई. अगले दिन एफआईआर दर्ज हुई इन तमाम लोगों के खिलाफ, जो भी इनको लग रहा था कि ये कल्पित हो सकते हैं, विधायकों के खिलाफ या सचिन पायलट के खिलाफ राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज किए गए. तो वो सारा एक बड़ा घटनाक्रम था जिसमें खुद उस वक्त के हमारे जो विधायक थे महेश जोशी जी, उन्होंने जाकर ये एफआईआर दर्ज करवाई थी और सबको ये विश्वास हो गया था कि अब हमारी सरकार बच गई है, क्योंकि ये बैकफुट पे आ गए हैं. जब ये पब्लिक डोमेन में आ गया कि सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, तो उसके बाद ये तमाम लोग बैकफुट पे आ गए, अब हमारी सरकार बच गई है, ऐसा इनका मानना था. लेकिन आप देखिए कि जब वो पूरा का पूरा मामला खबरों में आया और मुझे उसका आरोपी बना दिया गया 2021 में, खुद गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मेरे खिलाफ दिल्ली में एक एफआईआर लॉन्च करवाई कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया. मैं यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मेरा इंटरसेप्शन से कोई लेना देना नहीं था. मैंने कोई फोन टेप नहीं किया. मुझे जो ऑडियो क्लिप्स पेन ड्राइव में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी, वो मैंने मीडिया को सिर्फ सर्कुलेट की, वो भी उनके आदेशों के तहत, निर्देशों के तहत. शर्मा जी, लेकिन ये 4 साल पुरानी घटना है. आज या कल आपने जब प्रेस वार्ता की तो ये अभी ये विषय क्यों उठ रहा है? फिर से सवाल ये पूछा जा रहा है कि 4 साल तक आपने कुछ क्यों नहीं कहा? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत लाजमी है. 3 वर्ष तक, पिछले 3 वर्ष तक, जब 2021 में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद से लेके आज तक मैं इस सारी चीजों को खुद बर्दाश्त कर रहा हूं, झेल रहा हूं. 8-8, 10-10 घंटे की इंटरोगेशंस को मैंने क्राइम ब्रांच में जाकर बर्दाश्त किया है.
अगर उस समय पर लोकेश शर्मा नहीं टूटा, नहीं बोला, तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये सब बोलने की आवश्यकता पड़ रही है। हम्म। क्योंकि मैं अब मजबूर हो गया, इसलिए मजबूर हो गया कि जिस व्यक्ति के कहने से मैंने ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की थी, जिस व्यक्ति ने मुझे ये भरोसा दिलाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम जाएंगे, आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति ने बीच में मेरा साथ छोड़ दिया। उसने किनारा कर लिया इस पूरे केस से, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि लोकेश शर्मा के पास कुछ नहीं है जो हमारे खिलाफ वो उपयोग में ले सके। इसलिए उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पर जब भी मैं कोई केस की बात करता, वो उसे टाल देते कि ठीक है तुम जाया ना। मैं कहता कि मुझे क्राइम ब्रांच ने बुलाया है, सम्मन दिया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। हाँ हाँ ठीक है तुम जाया ना। तो कभी भी जिस तरीके से मुझे आश्वस्त किया गया था, देखिए आदमी कोई जोखिम लेता है तो किसी भरोसे पे लेता है ना। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम लिया। जो काम मैंने किया ही नहीं, उस काम को अपने माथे पे ओढ़ लिया, क्योंकि सरकार बचानी थी और मुझे मेरे मुख्यमंत्री ने, जिनके अधीन मैं ओएसडी के रूप में काम कर रहा था, उनके विश्वास पे, क्योंकि उन्होंने तो मुझे वो पेन ड्राइव दे दी और उन्होंने कहा कि इसको सर्कुलेट कर दो। तो जब मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, तो किसी विश्वास पे ही तो कर रहा हूं। जो व्यक्ति ये कहे कि मैं आपके साथ हूं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ मेरे सर पे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वो हाथ हटा लिया जाएगा और मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा उस रास्ते पर जिसमें मुझे पता है कि आगे क्या हो सकने की संभावनाएं बनती हैं। वो रास्ता तो मैंने आपके कहने पे चुना ना, आपके सहयोग से चुना, आपके साथ देने पे चुना। अब मैं उस रास्ते पे अकेला कैसे चल सकता हूँ। तो पिछले कई महीनों से मैं मानसिक अवसाद में था। मैं इतना विचलित था कि आगे आने वाले समय में मेरे साथ होगा क्या। तो जब मुझे अकेले अपनी लड़ाई लड़नी है, तो मैं इस सच को लेके आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो बोझ मेरे दिल पे है, मैं इसे उतारना चाहता हूँ। प्रदेश की जनता और पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि जी। मैंने कोई गलती नहीं की। मेरे ऊपर जी। जो आरोप है वो पूरी तरह से गलत आरोप है। मैंने न तो फोन टेपिंग किया, ना मैंने इंटरसेप्ट किया। तो मैं आज पूरा सच इस देश की जनता के सामने रख के ये बताना चाहता हूँ कि असली कल्प्रिट जो है, जिन्होंने मुझे वो पेन ड्राइव में वो ऑडियो क्लिप दी, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने अपने घर बुलाकर मुझे वो पेन ड्राइव दी। शर्मा जी, आप पे आरोप ये भी लग रहे हैं कि ठीक है 4 साल बीत गए हैं, लेकिन आपने जो मोमेंट चुना आपकी ये टिप्पणी करने के लिए, वो बस 2 दिन पहले था, जब जालौर का वोटिंग होना है, जो कल है। अब वहां से वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे लड़ रहे हैं। उसके हिसाब से आपने वो मद्देनजर रखते हुए उसके बस 2 दिन पहले आपके ये आरोप लगाए हुए हैं। ये आप बीजेपी के कहने पे कह रहे हैं, ऐसा आरोप आप पे लग रहा है? देखिए, ऐसे समय में बोलने के लिए सिर्फ यही शब्द बाकी रह जाता है कि बीजेपी के कहने पे आप ऐसा कर रहे हैं। मैंने कोई समय का चयन नहीं किया। जब इन्होंने मेरा साथ छोड़ा, तो क्या इन्होंने समय का चयन किया था? इन्होंने भी तो कोई समय नहीं देखा कि हम इसको बीच में कैसे छोड़ सकते हैं। तो जब मैं इतना अवसाद में आ गया, मैं इतना विचलित हो गया, तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं इस बोझ को लेके आगे नहीं जा सकता। मुझे तो सच्चाई जनता को बतानी है। अगर मुझे डैमेज करना होता, जो आरोप लग रहे हैं, मैं उनकी सत्यता बताना चाहता हूं कि अगर मैं कोई बदला लेना चाहता या डैमेज करना चाहता, तो क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले नहीं करता क्या? अगर मुझे बीजेपी में शामिल होना होता, तो मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, मैं वहां नेगोशिएट कर सकता था कि मेरे पास तो इतना सब कुछ है, आप मुझे टिकट दे दो। क्योंकि मैंने तो कांग्रेस से भी टिकट मांगा था, मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। वही वो अपनी एक अलग चीज हो सकती है कि मैंने पार्टी से सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते अपने टिकट की मांग रखी, वो नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी में जाने का फायदा तो मुझे तब होता ना, जब मैं विधानसभा चुनावों के लिए उनसे कहता कि आप मुझे एक सीट दे दो और मैं आपके साथ इस चीज को लेके नेगोशिएट कर लेता हूं। तो ये तमाम तरीके के मनगढ़ंत और अनर्गल आरोप हैं जिनको आज बोला जा रहा है या लगाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे समय में जब किसी को कुछ बोलने को नहीं बचता, तो इसी तरीके की बातें की जाती हैं कि आप बीजेपी में जा रहे हो, बीजेपी के कहने से ऐसा कर रहे हो, या आपने ये समय क्यों चुना। जबकि मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं थी मेरी कि मैं किस समय पे क्या कर रहा हूं। मैं दिल से इतना भर गया था, इतना परेशान हो गया था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि मैं कौन से समय पे क्या चीज कर रहा हूं। लेकिन कल मैं सच को उजागर करने के बाद से बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं।